तो एवरीवन इट्स वेरी वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बहुत लोगों का कहना ये था कि मैम आप थ्योरी मतलब आप इस टाइम पे रहने दीजिए क्योंकि एग्जाम आने वाला है। 24 अगस्त को है एग्जाम इंग्लिश का, टीजीटी इंग्लिश का और डी भी टीजीटी इंग्लिश का, जिसमें बहुत सारे पेपर्स इंक्लूडेड हैं, जिसमें हमने इंडियन एंड यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर को पढ़ा है, इंडियन लिटरेचर को पढ़ लिया है। उसके बाद ये हमारा जो पार्ट है ये पॉपुलर लिटरेचर का है। पॉपुलर लिटरेचर में आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स मिलेंगे, थ्रू द लुकिंग ग्लास और लेविस कैरोल का ये वर्क है। साथ ही साथ यहाँ पे फनी बॉय और मर्डर एक्रोइड वाला जो वर्क है, एक्रोइड का मर्डर वाला वो जो वर्क है वो मिलेगा आपको। तो इन सारे वर्क्स को हम लोग ध्यान से पढ़ने वाले हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो फर्स्ट आपके सामने क्वेश्चन ये है, इन थ्रू द लुकिंग ग्लास व्हाट गेम स्ट्रक्चर द नैरेटिव। तो यहाँ पे कहानी में आपको कौन सा गेम देखने को मिलेगा, कार्ड्स का, चेस का, क्रिकेट का या फिर टाइस का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको चेस का गेम मिलेगा। ठीक है, चेस का गेम मिलेगा। Who is the first character Alice meets after stepping into through the looking glass। यानी कि जब वो मिरर के अंदर पहुंची, मतलब ग्लास के अंदर पहुंची मिरर के अंदर, तो उसको सबसे पहले कौन सा कैरेक्टर मिलता है, कौन से कैरेक्टर से उसकी बातचीत होती है। ट्विडल देम एंड ट्विडल दी, या फिर द रेड क्वीन या फिर द व्हाइट क्वीन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, द व्हाइट क्वीन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच पोएम डज एलिस रीड इन अ मिरर टू अंडरस्टैंड इट। तो एलिस ने कौन सी पोएम को रीड किया था मिरर मिरर के अंदर, द वॉलरस एंड कारपेंटर, द हॉन्टिंग ऑफ द स्नार्क या फिर जॉबरवॉकी या फिर व्हाइट नाइट सॉन्ग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा सी जॉबरवॉकी, जो कि मिरर की वॉल्स पे लिखी हुई पोएम थी जिसको सबसे पहले एलिस ने रीड किया था। तो यहाँ पे करेक्ट अगर एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो उसका ये है कि जॉबरवॉकी इज अ नॉन सेंसियल पोएम रिटन बैकवर्ड्स इन द लुकिंग ग्लास बुक। लुकिंग ग्लास एक बुक है, तो उसके बैकवर्ड पे ये दीवार पे लिखी हुई है, और एलिस होल्ड इट अप टू अ मिरर टू रीड इट प्रॉपर्ली। तो एलिस ने इसको रीड किया था। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु पुट्स एलिस ऑन द पाथ टू बिकम अ क्वीन। तो एलिस को किसने रास्ता दिखाया था क्वीन बनने की तरफ, द रेड नाइट, रेड किंग या फिर द रेड क्वीन, व्हाइट क्वीन या फिर हम्टी डम्टी। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जो सबसे लास्ट में जो मिलती है वो रेड क्वीन होती है, और रेड क्वीन इसको पाथ की तरफ लेके जाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, द रेड क्वीन। नेक्स्ट देखिएगा, What unusual aspect does Alice notice about the chessboard word। तो chessboard word में उसने कौन सा unusual, जो कि natural नहीं था, वो aspect को notice किया था। It rains upward, the flowers talk, there are no animals, the pupil speaks backward। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, the flowers talk, the flowers talks। तो chessboard word में इसने ये देखा था unusual thing, the flowers talk। So one of the first oddities Alice notices is the garden where flowers like the tiger, lily and rose talks to her। ठीक है, तो उससे बात कर रहे थे ये फूल। तो ये एक अनयूजुअल थिंग थी। Who engages in a battle over a broken rattle। तो ये जो चीज है ये किसके लिए है, हम्पटी डम्पटी एंड द रेड क्वीन, ट्विडल डम एंड ट्विडल डी, द व्हाइट किंग एंड व्हाइट क्वीन या फिर द लॉयन एंड यूनिकॉर्न। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, द लॉयन एंड द यूनिकॉर्न। तो ये क्या है इसमें, ओके, तो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा ट्विडल डम एंड ट्विडल डी। ट्विडल डम एंड ट्विडल डी, इसको इरेज करते हैं। ट्विडल डम एंड ट्विडल डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये रिदमिक पोयम गा रहे थे। ये हु इंगेजेस इन अ बैटल ओवर ब्रोकन रैटल, तो ये रिदमिक लाइंस हैं। ये द ट्विन ट्विडल डम एंड ट्विडल डी फेमसली क्वेरल एंड प्रिपेयर फॉर बैटल ओवर अ ब्रोकन रैटल इन गोइंग अ नर्सरी राइम। तो ये राइम यहाँ पे आपको मिलेगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट कैरेक्टर विच कैरेक्टर फेमसली सेज इट्स जैम एवरी अदर डे। तो ये जो लाइन है ये कौन बोलता है, विच कैरेक्टर फेमसली सेज इट्स जैम एवरी अदर डे, द व्हाइट क्वीन, हम्टी डम्टी या फिर रेड क्वीन, द व्हाइट किंग, तो व्हाइट नाइट। तो बताइएगा सही आंसर क्या हो। तो आपको पता चल गया होगा इसका जो राइट आंसर है वो है द व्हाइट क्वीन। द व्हाइट क्वीन ऐसी लाइन बोलती है, इट्स जैम एवरी अदर डे। तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन है, द व्हाइट क्वीन प्रोमिसेस एलिस jam every other day, today is not any other day, you know it's a play on time, logic and word game। यानी कि उसको इंस्ट्रक्शन देती है कि तुम्हें जो कुछ भी करना है वो आज करना है, इसके लिए कोई अदर डे आपको नहीं मिलेगा। What does Humpty Dumpty claim world mean।
तो यहाँ पे क्या होता है, व्हाट डज हम्टी डम्टी क्लेम वर्ड मीन। तो ये क्वेश्चन समझिएगा। तो एग्जैक्टली व्हाट द डिक्शनरी सेज, वट एवर द चूज विद देम टू मीन, व्हाट एलिस वांट्स देम टू मीन, दे हैव नो फिक्स्ड मीनिंग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, वट एवर ही चूजेस देम टू मीन, यानी वो जो कुछ भी चूज करते थे वही उनका मतलब होता था, एंड नॉनसेंस तरीके की लैंग्वेज वो यूज कर रहे थे। तो ये सही आंसर हो जाएगा हमारा, वट एवर द चूज ही चूजेस देम टू मीन। तो बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। Humpty Dumpty famously argues to control the meaning of the word, illustrating Carol's theme of playful linguistic absurdity। यानी जिन जिन शब्दों का कोई भी मतलब नहीं होता उन शब्दों का यूज कर रहे थे वो लोग। What is the name of the live chess piece who helped Alice cross the third square? थर्ड स्क्वायर में क्रॉस करने के लिए किसने हेल्प किया था, किस चेस पीस ने हेल्प किया था? द व्हाइट नाइट ने, द व्हाइट बुक रूफ ने, या फिर रेड बिशॉप ने, या फिर द रेड नाइट ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो द व्हाइट नाइट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा। द व्हाइट नाइट एज अ काइंड बट क्लमजी फिगर हेल्प्स एलिस ट्रेवल सेफली, एक्सप्लेनिंग द ऑड इन्वेंशन along the way। ओके, तो जो भी आने वाली चीजें हैं उनको एक्सप्लेन करता है ये द व्हाइट नाइट। तो किसमें, थर्ड स्क्वायर में जाने के लिए ये उसको मतलब हेल्प करता है, कौन, द व्हाइट नाइट। What happens when Alice finally becomes a queen? जब वो क्वीन बन जाती है, जीत जाती है चेस गेम में, तो क्या होता है? She returns home immediately, she fights the red king, she holds a nonsensical but या फिर she marries the white knight। सही आंसर क्या हो जाता है, जब वो जीत जाती है तो उसके बाद she hold a nonsensical banquet, एक बिना मतलब का बैंक्वेट का आयोजन होता है, और उसमें वो होती है जिसमें सब लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, बर्तन वगैरह सब उड़ रहे होते हैं। तो ये एक तरीके की फेरी टेल है। What peculiar action does the White Queen do to comfort Alice? Alice को comfort करने के लिए White Queen ने क्या किया था? Screams loudly, becomes invisible, pricks her finger and cries before being hurt, gives Alice a crown। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी होल्ड्स। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हमारा, प्रिक्स हर फिंगर एंड क्राइज बिफोर बीइंग हर्ट। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। तो द व्हाइट किंग लिव्स बैकवर्ड्स इन टाइम, यानी कि जो व्हाइट क्वीन थी वो हमेशा पास्ट में जीती थी और अपनी पुरानी बातों को याद करके रोती रहती थी। तो सी ब्लीड्स एंड क्राइज बिफोर हर फिंगर इज प्रिक्ड, अनदर प्ले ऑन द रिवर्सल ऑफ द टॉपिक। तो ये और द लॉजिक, तो ये पुरानी चीजों को याद करके रोती रहती थी। What symbolize the reversal of logic in the looking glass world? तो यहाँ पे क्या सिंबल करता है रिवर्सल, क्या लॉजिक सिंबल करता है यहाँ पे इस स्टोरी के अंदर? टाइम मूव्स बैकवर्ड, चेस मूव्स फॉरवर्ड, पोएम मस्ट बी रीड इन अ मिरर, ऑल ऑफ द above। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द above। द एंटायर बुक इज अ स्टडी इन रिवर्सल, यानी कि अब ये जो भी बुक है इसमें सब कुछ बैक की चीजों को रिवर्स करके मतलब दिखाया गया, जैसे बैकवर्ड टाइम को, जैसे व्हाइट क्वीन जो होती है बैकवर्ड टाइम को देखती है, मिरर्ड राइटिंग आपको देखने को मिलेगी, एंड चेस एज अ फॉरवर्ड मूविंग जर्नी, ऑल सबवर्ट नॉर्मल लॉजिक। तो यहाँ पे चेस गेम के थ्रू ये सारी चीजें दिखाई गई। व्हाट डज द रेड किंग डू थ्रू आउट मोस्ट ऑफ द स्टोरी? तो रेड किंग जो है वो पूरी स्टोरी में मोस्ट ऑफ टाइम क्या करता रहता है, प्लेस चेस, या फिर स्लीप्स, फाइट द व्हाइट किंग, या फिर टीचर्स एलिस चेस। तो यहाँ पे वो हमेशा सोता रहता है, तो ये बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। और यहाँ पे उसको कहते भी हैं यहाँ पे लोग कि तुम ना इसका रेड किंग का ड्रीम, यानी तुम सच में नहीं हो, एलिस को ऐसा बोलते हैं। तो आगे देखते हैं। What animal character appear in the poem The Walrus and Carpenter? Walrus and Carpenter एक पोएम है, इसमें कौन सा एनिमल अपीयर हुआ है? स्नेल, सीप, या फिर ओयस्टर, या फिर फिश। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ओयस्टर्स यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सी। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या है, ट्विडल डम एंड ट्विडल डी रिसाइड दिस पोएम, कौन सी, आप अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ट्विडल डम एंड ट्विडल डी, ठीक है, ट्विडल डी, ये दोनों होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, आइडेंटिकल आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, यानी कि दोनों एक जैसे लगते हैं। और ये जो पोएम रिसाइट कर रहे थे उस पोएम का क्या नाम है, तो उस पोएम का नाम है यहाँ पे द वालरस एंड द कारपेंटर। द वालरस एंड द
कारपेंटर। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ओइस्टर यहाँ पे एनिमल था जो कि अपीयर होता हुआ देखा गया है। Tweedledum and Tweedledee recite the poem in which the walrus and carpenter tricks and eat young oyster। यहाँ पे मारकर खा जाते हैं। What is the final line of the of Through the Looking Glass about? तो ये फाइनल लाइन क्या होती है Through the Looking Glass की? The red queens repeat the question of who dreamed it all, the destruction of the chessboard, Alice waking up her cat। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? What is the final line? The question of who dreamed it all। The question of who dreamed it all, यानी कि ये क्वेश्चन उठता है कि ये सपना कौन देख रहा था। The book closes with a philosophical puzzle, was Alice the dreamer और द ड्रीम ऑफ द किंग रेड किंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि ये एलिस ड्रीम देख रही थी या फिर ये रेड किंग का ड्रीम था। तो ये क्वेश्चन उठता है यहाँ पे। Which themes does Through the Looking Glass highlights most? कौन सी थीम Through the Looking Glass में सबसे ज्यादा दिखाई गई है? colonial exploration, तो यहाँ पे इसका कोई यूज नहीं है। linear स्टोरी टेलिंग, तो लीनियर तो बिल्कुल भी नहीं है। रिवर्सल एंड पैराडॉक्स, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रिवर्सल एंड पैराडॉक्स। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। द होल बुक प्लेस विद रिवर्सल, मिरर्ड लॉजिक, पैराडॉक्सेस एंड द नॉनसेंस जॉनरा। हाउ डज द व्हाइट नाइट हेल्प एलिस? व्हाइट नाइट ने किस तरीके से एलिस की हेल्प की थी? गिव्स हर फूड, कैरीज हर अक्रॉस अ रिवर, फाइट्स द रेड नाइट, या सिंग्स हर सॉन्ग एंड शोज इन्वेंशन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उसने गाना गाया था। द व्हाइट किंग एक्सपर्ट्स एलिस while टेलिंग odd stories and showing the impractical invention symbolizing gentle creativity। Okay, what do the talking flowers represent in the book? talking flowers जो थे, बात करते हुए जो फूल थे, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? the power of logic, the wisdom of age, childish nonsense and wit, historical reference। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? childish nonsense and wit। the garden of talking flowers represent the books whimsy and carol, satire of polite society gossips। ओके, तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यानी कि जब ये बात करते हुए गार्डन दिख रहे हैं, तो ऐसा मतलब सिंबलाइज किया गया है कि जो हमारी सिटी के लोग भी होते हैं, आसपास के लोग भी होते हैं, वो भी आपस में ऐसे ही गॉसिप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। हु टेल्स एलिस शी इज जस्ट अ फिगमेंट ऑफ रेड किंग्स ड्रीम? यानी कि वो कौन है जो एलिस को बोलता है कि तुम रियल नहीं हो, तुम रेड किंग के ड्रीम का पार्ट हो? तो ये कौन बोलता है एलिस को? तो द व्हाइट नाइट, ट्विडल दम एंड ट्विडल दी, द व्हाइट क्वीन, हम्टी डम्टी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ट्विडल दम एंड ट्विडल दी। ये आइडेंटिकल ट्विंस थे। What is the relationship between Through the Looking Glass and Alice Adventure in Wonderland? इसका सीक्वल था Alice Adventure in Wonderland, इसका सीक्वल था Through the Looking Glass। तो क्या मतलब रिलेशनशिप है दोनों में? They are identical stories. The former is sequel with a mirrored logic. The latter came later. The latter came later. They are not related to all। तो ये जो थी the former is sequel, तो ये sequel थी और mirror with mirrored logic। ओके, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। द मर्डर ऑफ रॉबर्ट एक्रोइड, अब इनसे हम कंप्लीट करेंगे। ये जो कि किसकी नॉवेल, किसकी नॉवेल है ये? तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं ही बता देती हूँ, अगाथा क्रिस्टी की। ठीक है, अगाथा क्रिस्टी, अगाथा क्रिस्टी की ये नॉवेल है, याद कर लीजिएगा। हु इज द नरेटर ऑफ द नॉवेल? कौन है नरेटर? कहानी कौन सुना रहा है नॉवेल की? तो ये सुना रहा है डॉक्टर जेम्स शेपार्ड। डॉक्टर जेम्स शेपार्ड जो है इसकी कहानी सुना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वेयर डज द नॉवेल टेक प्लेस? नॉवेल की मतलब सेटिंग कहाँ पे रखी गई है? लंदन में, सेंट मैरी मीड में, या फिर किंग्स अबॉट में, या फिर टॉर्क्वे में? तो सही आंसर क्या होगा? किंग्स अबॉट। बी ऑप्शन हमारा राइट, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, हु इज हरक्यूल पैरोट इन द नॉवेल? हरक्यूल पैरोट जो है ये नॉवेल के अंदर क्या है? द विलेज डॉक्टर है, द लोकल कांस्टेबल है, द विक्टिम है, द रिटायर्ड बेल्जियन डिटेक्टिव है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये एक रिटायर्ड बेल्जियन डिटेक्टिव है। Who was blaming मिसेस फराज? मिसेस फराज को कौन ब्लेम कर रहा था? डॉक्टर शेपर्ड, रॉगर एक्रॉयड, या फिर राज पैटर्न, या फिर पार्कर द बटलर? सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर शेपर्ड। और ये यहाँ पे नरेटर भी, अंत में पता चलेगा यही मर्डरर भी। ठीक है, हु इज द मेन विक्टिम ऑफ द मर्डरर?
मर्डर में मर्डर का मेन विक्टिम कौन था? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आपसे। तो जो मतलब यहाँ पे जिसको बिना वजह सजा मिली थी, विक्टिम था, वो था रॉगर एक्रॉयड। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। व्हाट आइटम डज पायरॉट फाइंड सिग्निफिकेंट इन सॉल्विंग द केस? केस को सॉल्व करने के लिए कौन सा सिग्निफिकेंट आइटम उसको उसको मिला था पायरॉट को? तो वो था अ टेलीफोन कॉल, अ डेगर, अ शू या फिर नोटबुक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो अ टेलीफोन कॉल, अ टेलीफोन कॉल जिसमें उसको मिसलीड करने को कोशिश किया गया था पायरॉट। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ द फ्लोरा एक्रोइड? फ्लोरा एक्रोइड का क्या प्रोफेशन था? गवर्नेंस थी, हाउसमेट थी, या फिर सी इज रॉगर एक्रोइड नीज सी रन्स अ शॉप। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी इज रॉगर एक्रोइड नीज। तो यहाँ पे क्या आंसर सही होगा? सी इज रॉगर एक्रोइड नीज। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। व्हाट डिस्ग्यूज डज पायरॉट यूज इन द विलेज? पायरॉट ने जब डिटेक्टिव बन गया था, वो केस की छानबीन कर रहा था, तो फिर उसने कौन सा भेष धारण किया हुआ था? अ गार्डनर का, रिटायर्ड हैट मेकर, या फिर रिटायर्ड डिटेक्टिव, या फिर अ प्रीस्ट। तो सही आंसर हो जाएगा एक गार्डनर। हु इज राल्फ पैटन? राल्फ पैटन कौन था? रॉबर्ट एक्रोइड स्टेपसन, रॉबर्ट एक्रोइड सेक्रेटरी, रॉबर्ट एक्रोइड बायोलॉजिकल सन, रॉबर्ट एक्रोइड अडॉप्टेड स्टेपसन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट एक्रोइड स्टेपसन। ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। हाउ डज डॉक्टर शेपार्ड मिसलीड द इन्वेस्टिगेशन? डॉक्टर शेपार्ड ने किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड किया था? टेम्परिंग विद एविडेंस, एविडेंस से छेड़छाड़ करके, फाल्सिफाइंग द टाइम ऑफ डेथ, जो डेथ का टाइमिंग था वो गलत बताया था, मेकिंग अ फेक फोन कॉल। तो सही आंसर ये हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ये तीनों चीजें उसने की हुई थी। हु इज इंस्पेक्टर रैगलम? इस इंस्पेक्टर रैगलम कौन था? द लोकल कांस्टेबल, पायरट्स असिस्टेंट, अ सस्पेक्ट, या फिर फ्लोरा फियांसे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा द लोकल कांस्टेबल। हु इज द व्हाट इज द मर्डर वेपन? मर्डर वेपन क्या था? मारने का हथियार क्या था? गन, पॉइजन, डैगर, या फिर रोप। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी डैगर। विच ऑब्जेक्ट यूज्ड टू फ्रेम राल्फ पैटर्न? राल्फ पैटर्न को किस तरीके से दोषी बनाने के लिए किस ऑब्जेक्ट का यूज किया था गया था? फुटप्रिंट का, अ ग्लोव का, या फिर अ वेडिंग रिंग का, या फिर शू प्रिंट का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? शू प्रिंट का। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। हाउ डज पैरॉट सॉल्व द केस? पैरॉट ने किस तरीके से केस को सॉल्व किया था? डीएनए एविडेंस से? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। हिडन लेटर से? नहीं। साइकोलॉजिकल डिडक्शन से? तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ डज डॉक्टर शेपार्ड एंड हिज ओन स्टोरी? किस तरीके से डॉक्टर शेपार्ड ने अपनी स्टोरी को एंड किया था? ही फ्लीज द कंट्री, कंट्री से भाग गया था। ही कन्फेसेस इन कोर्ट, कोर्ट में कन्फेस किया था। ही राइट्स द कन्फेशन एंड किल्स हिमसेल्फ। ही इज हैंग्ड पब्लिकली। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उसको जब गिल्ट पता चला, पॉयरॉट ने एक्सपोज कर दिया, तो उससे कहा गया कि या तो तुम मर जाओ या फिर मैं तुम्हें सजा दूंगा। तो उसने कहा कि अपनी इज्जत बचाने के लिए वो क्या किया? सजा नहीं, यहाँ पे खुद ही मतलब मर जाता है, सुसाइड कर लेता है कन्फेशन करके। तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। व्हाट इनोवेटिव नैरेटिव टेक्निक डज क्रिस्टी यूज हेयर? क्रिस्टी ने किस तरीके से नैरेटिव टेक्निक को यूज किया? कौन सी नैरेटिव टेक्निक का? मल्टीपल नैरेटर्स, अनरिलायबल नैरेटर, एपिस्टोलरी फॉर्म, या फिर थर्ड पर्सन ओमनिसिएंट नैरेटर। तो थर्ड पर्सन ओमनिसिएंट तो है ही नहीं यहाँ पे, एपिस्टोलरी है ही नहीं क्योंकि ये लेटर के फॉर्म में लिखी जाती है, मल्टीपल नैरेटर्स है ही नहीं, नैरेटर एक ही है, और अनरिलायबल नैरेटर यहाँ पे हो जाएगा राइट, क्योंकि यहाँ पे नैरेटर ही अनरिलायबल है, यानी कि उस भरोसे के लायक नहीं है। ऐसा हमको लास्ट में पता चलता है जब वो मर्डरर साबित हो जाता है। व्हाट डज पायरॉट डिमांड फ्रॉम स्टेफार्ड एट द एंड? पायरॉट ने क्या डिमांड किया था स्टेफार्ड से? टू स्टैंड ट्रायल, या फिर टू कन्फेस पब्लिक, या पब्लिकली, टू कमिट सुसाइड प्राइवेटली, टू ब्लेम राल्फ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उसने कहा था टू कमिट सुसाइड प्राइवेटली। Why is Ralph Patton considered suspicious? राल्फ पैटर्न जो कि उसका स्टेप सन था, क्यों सस्पिशियस कंसिडर किया गया था? ही रन्स अवे, वो भाग गया था। ही इज हैविली इन डेब्ट, या फिर उसके पास बहुत ज्यादा कर्जा था। ही हाइड्स एट एन इन, वो एक होटल में छिपा हुआ था। ऑल ऑफ द एबव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। व्हाट जॉनरा डज द नॉवेल हेल्प पॉपुलराइज? किस तरीके का जॉनरा जो है पॉपुलराइज हुआ है इस नॉवेल के थ्रू? थ्रिलर का, कोजी डिटेक्टिव फिक्शन का, साइंस फिक्शन का, या फिर हिस्टोरिकल फिक्शन? तो कोजी डिटेक्टिव फिक्शन यहाँ पे पॉपुलर होता है।
व्हाट इज द बिगेस्ट थीम ऑफ द नॉवेल? नॉवेल की बिगेस्ट थीम क्या है? रोमांटिक लव बिल्कुल नहीं, पॉलिटिकल कंस्पिरेसी बिल्कुल नहीं, बिट्रेयल एंड डिसेप्शन ये हो सकता है, या फिर सोशल सटायर हो सकता है। बताइएगा सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा बिट्रेयल एंड डिसेप्शन, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। द एंटायर प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड लाइज, ब्लैकमेल एंड द बिट्रेयल बाय द ट्रस्टेड नरेटर। आखिरी में जो नरेटर था वही एकदम क्या क्रिमिनल निकलता है। तो इस तरीके से यहाँ पे बिट्रेयल एंड डिसेप्शन की थीम आपको मिलती है। नेक्स्ट है फनी बॉय। फनी बॉय, ये नॉवेल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि श्याम सिल्वा दुरई की है। और चलिए देखते हैं हु इज द ऑथर ऑफ द फनी बॉय। तो फनी बॉय के ऑथर कौन है? अरुंधति रॉय, सलमान रश्दी, श्याम सिल्वा दुरई या फिर अमिताभ घोष। तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। व्हाट इज द प्रोटेगोनिस्ट नेम? प्रोटेगोनिस्ट का क्या नेम है नॉवेल के अंदर? जगन, शेलवा रत्नाम या फिर अर्जी या फिर पेरियल अंकल। तो अर्जी यहाँ पे सही हो जाएगा। अर्जी सेलवार सेल्वा रत्नाम इनका नाम था पूरा। तो अर्जी यहाँ पे मेन प्रोटेगोनिस्ट है। वेयर इज फनी बॉय सेट? फनी बॉय की सेटिंग कहाँ पे रखी गई है? तो श्रीलंका, कोलंबो श्रीलंका में इसकी सेटिंग रखी गई है। व्हाट डज द टाइटल फनी बॉय रेफर्स टू? फनी बॉय का टाइटल जो है ये किसको रेफर करता है? अर्जीज सेंस ऑफ ह्यूमर को, अर्जीज पैशन फॉर थिएटर, अलेबल फॉर अर्जीज एफेमिनेट बिहेवियर या फिर निकनेम गिवन बाय हिज फादर। तो ये जो लेवल होता है इसका जो बिहेवियर है ये लड़कियों के साथ ज्यादा रहता है, जैसे ब्राइड ब्राइड करके गेम खेलता है, लड़कियों वाले गेम खेलता है। तो ये जो इसकी सेक्सुअल आइडेंटिटी है उसके थ्रू इसका जो मजाक उठता है उसके लिए ये लेबल इसको दिया गया, लेबल फॉर अर्जीज एफेमिएट बिहेवियर। ओके। इन विच सेक्शन डज अर्जी प्रेफर टू स्पेंड हिज टाइम एट फैमिली गैदरिंग? तो यहाँ पे किस फैमिली गैदरिंग में अपना टाइम स्पेंड करने के बजाय अर्जी अपना मोस्ट ऑफ टाइम कहाँ पे स्पेंड करता था? प्लेइंग क्रिकेट विद बॉयज, तो बॉयज के साथ तो बिल्कुल नहीं खेलता था। हेल्पिंग इन द किचन हो सकता है, प्लेइंग ब्राइड ब्राइड विद गर्ल्स, वॉचिंग टीवी विद एडल्ट्स। तो ये सही आंसर हो जाएगा प्लेइंग ब्राइड ब्राइड विद गर्ल्स। हु इज राधा आंटी? अर्जीज मदर, अर्जीज कजिन या फिर अर्जीज टीचर या फिर अर्जीज आंट। तो सही आंसर हो जाएगा अर्जी की आंट थी राधा, राधा आंटी। व्हाट थीम डज राधा आंटीज स्टोरी हाईलाइट? तो राधा आंटी की जो स्टोरी थी वो कौन सी थीम हाईलाइट करती है? कास्ट डिटर्मिनेशन, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट या फिर कॉलोनियल हिस्ट्रीज या फिर हिस्ट्री या फिर जेंडर इक्वालिटी। तो सही आंसर हो जाएगा एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि उसको अनिल नाम के एक व्यक्ति से प्यार हो गया था जो कि सिंघालीस था। ठीक है। और ये थी तमिल। तो इनके बीच में क्या चल रहा था? वॉर चल रहा था, रिवॉर चल रहा था। विच कैरेक्टर बिकम्स अर्जीज फर्स्ट क्रश? अर्जी का फर्स्ट क्रश कौन बना था? अनिल, जगन, डैरियल अंकल या फिर शिहान। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, शिहान। हु इज ब्लैक टाई? ब्लैक टाई कौन था? टीचर, हेडमास्टर या पॉलिटिशियन या फैमिली सर्वेंट। सही आंसर हो जाएगा द हेडमास्टर। What does RG resist black ties authority? He leaves school, he cheats on exam, he helps Shehan sabotage the principal या फिर he writes on an essay against him। तो सही आंसर हो जाएगा सी, he helps Shehan। Who is Dariel uncle? Dariel uncle कौन था? अर्जीज फादर, अ नेबर, अर्जीज मदर, फॉर्मल लवर या फिर द फैमिली ड्राइवर। तो सही आंसर हो जाएगा ये अर्जी की मदर का जो है ये पहले का प्रेमी है, यानी कि शादी से पहले इसके साथ इसका अफेयर। Which event marks the climax of ethnic tension in the novel? तो यहाँ पे जो क्लाइमेक्स क्या है ये जो नॉवेल है उसका? तो अ मैरिज, द 1983 रियॉर्ड्स, अ स्कूल प्रोटेस्ट या फिर अ फ्यूनरल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? द 1983 रियॉर्ड्स, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो इसको सही तरीके से समझते हैं कि क्या था 1983 का रियॉर्ड्स। द तमिल एंटी तमिल रियॉर्ड्स, इसको बोलते हैं एंटी तमिल रियॉर्ड्स, तमिल रियॉर्ड्स। ठीक है। एंटी तमिल रियॉर्ड्स था जिसको ब्लैक जुलाई के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक जुलाई के नाम से भी जाना जाता है, जो कि डिस्ट्रॉय करता है अर्जी का सेंस और सेफ्टी, चाइल्डहुड इनोसेंस, ये सारी चीजों को। विच नैरेटिव स्टाइल डज सिल्वा दरई यूज? सिल्वा दरई ने किस तरीके की नैरेटिव स्टाइल को यूज किया है? थर्ड पर्सन लिमिटेड, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, एपिस्टोलरी, फर्स्ट पर्सन कमिंग ऑफ एज। तो सही आंसर हो जाएगा डी, फर्स्ट पर्सन कमिंग ऑफ द एज, क्योंकि द नॉवेल इज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल टोल्ड थ्रू अर्जीज आईज एज ही ग्रोज अप, यानी कि अर्जी बता रहा है स्टोरी जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है। व्हाट
व्हाट अर्जीज फादर होप टू चेंज अबाउट हिम। अर्जी क्या चाहते थे कि उस अर्जी का फादर क्या चाहता था अर्जी के अंदर चेंज हो जाए। हिज ग्रेड्स, हिज फ्रेंड्स, हिज फनी बिहेवियर, हिज रिलीजन। तो सही आंसर हो जाएगा सी, हिज फनी बिहेवियर। हाउ डज अर्जीज रिलेशनशिप विद श्याम एंड। श्याम के साथ जो उसका रिलेशनशिप था सेक्सुअल वाला, वो कैसे एंड होता है। दे रन अवे, वो भाग जाते हैं। दे आर कॉट एंड पनिश, वो पकड़े जाते हैं, उनको सजा दी जाती है। दे सेपरेट ड्यू टू रियॉर्ड्स, दे रिमेन्स टुगेदर। तो सही आंसर हो जाएगा दे सेपरेट ड्यू टू रियॉर्ड्स। व्हाट रोल डज लैंग्वेज प्ले इन द नॉवेल। लैंग्वेज क्या प्ले करती है इस नॉवेल के अंदर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग। नन, या फिर इंग्लिश सिंबलाइज कॉलोनियल लेगेसी। सिन्हाला इज डोमिनेंट, या फिर तमिल इज आउटलॉड। सही आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लिश सिंबलाइज दिस कॉलोनियल लेगेसी। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। व्हाट डज ब्राइट ब्राइट रिप्रेजेंट फॉर अर्जी। क्या रिप्रेजेंट करती है। शेम, जेंडर फ्रीडम, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, फैमिली ट्रेडिशन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जेंडर फ्रीडम। डी ऑप्शन। विच नैरेटिव एलिमेंट मेक्स फनी बॉय यूनिक। किस कौन सा नैरेटिव एलिमेंट जो है फनी बॉय को एक यूनिक बनाता है। हिस्टोरिकल एपिक, डिटेक्टिव प्लॉट, या फिर शॉर्ट स्टोरी साइकिल स्ट्रक्चर, या फिर मिथ रिटेलिंग। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि ये 5 या 5 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है स्टोरी। तो ये शॉर्ट स्टोरी साइकिल स्ट्रक्चर जो है इसकी इसके लिए बताता है। सिक्स लिंक्ड स्टोरीज है इसमें। 6 लिंक्ड स्टोरीज है इसमें, जिसके थ्रू ये यूनिक बन जाती है। ठीक है। व्हाट डज फनी मीन्स टू अर्जीज फैमिली। अर्जी के लिए, जो अर्जी की फैमिली के लिए फनी जो ये शब्द है क्या मीन करता है। इंटेलिजेंट, डिसऑनेस्ट, स्ट्रेंज एंड अनएक्सेप्टेबल, फनी इन अ ह्यूमरस सेंस। तो सही आंसर हो जाएगा स्ट्रेंज एंड अनएक्सेप्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विच थीम इज सेंट्रल इन फनी बॉय। फनी बॉय में कौन सी थीम सेंट्रल है। इकोनॉमिक पॉवर्टी नहीं, पॉलिटिकल करप्शन ओनली, सेक्सुअल आइडेंटिटी एंड एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, या फिर माइग्रेशन। तो सही आंसर हो जाएगा सेक्सुअल आइडेंटिटी, जिसको सफर कर रहा है एलजी। और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा राधा आंटी और अनिल के केस में। ठीक है। तो इस तरीके से जो ये हमारा इंपॉर्टेंट सेशन है कंप्लीट है। होप गाइस आप लोगों को पसंद आया हो। और पॉपुलर लिटरेचर हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं पॉपुलर लिटरेचर से, ठीक है, वो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट सेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। ठीक है। और कमेंट करें, अपना फीडबैक दें। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।